Namaskar and welcome to Curiously Education. I hope you all are doing good. You're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मावाने. Dear friends, आज की शुरुआत I would like to start with this map. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, राइट. आज का जो हमारा फोकस कंट्री है दैट इज दिस कंट्री न्यूजीलैंड. एक आइलैंड नेशन है पैसिफिक ओशियन में, बहुत ही डेवलप्ड देश है. अभी कुछ दिनों पहले ही भारत और न्यूजीलैंड का मैच था और इस क्रिकेट मैच में फाइनल में भारत की जीत हुई. तो न्यूजीलैंड के साथ हम क्रिकेट भी खेलते हैं. आई एम श्योर यू नो मेनी थिंग्स अबाउट न्यूजीलैंड. बहुत ही फेमस एक देश है न्यूजीलैंड, राइट. काफ़ी डेवलप्ड कंट्री भी है. कुछ छोटे आइलैंड्स यहाँ पर लोकेट कर लीजिए. दिस इज फीजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इसी के साथ इस मैप में आपको इंटरनेशनल डेट लाइन भी देखने को मिलती है. इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये थोड़ी जिगजैग है, ये टाइम लाइन की तरह स्ट्रेट नहीं है, एज यू कैन क्लियरली सी हियर, राइट. तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उससे बहुत ही नज़दीक है न्यूजीलैंड. और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे पहले जो सुबह होती है किसी बड़े देश में, ये आइलैंड को छोड़ दें तो आइलैंड यानी कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स को छोड़ दें तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूरज उगता है, आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल डेट लाइन. और यहाँ पर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, राइट. ऑस्ट्रेलिया जो है तो इसको लगभग हाफ में डिवाइड करती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स फोकस ऑन न्यूजीलैंड. तो ये है न्यूजीलैंड का मैप आपकी स्क्रीन पर. नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट के सौजन्य से ये जो मैप है वो हमें प्राप्त हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड. यहाँ पर एक बहुत ही फेमस सिटी है ऑकलैंड, राइट. जैसे हमारा मुंबई है वैसे न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है. फेमस सिटी है लेकिन कैपिटल सिटी नहीं है. थोड़ा अगर हम नीचे आए तो दूसरा जो बड़ा शहर है दैट इज़ वेलिंगटन. वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड का कैपिटल सिटी है. बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि इट इज़ ऑकलैंड. नो, ऑकलैंड नहीं है, वेलिंगटन कैपिटल है. एक और इंटरेस्टिंग चीज़, न्यूजीलैंड जो है उसके वैसे छोटे छोटे दूसरे आइलैंड्स हैं लेकिन जो मेन लैंड है न्यूजीलैंड का वो दो आइलैंड्स में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ और एक साउथ. और इन दोनों के बीच में पड़ता है ये स्ट्रेट जिसको कहते हैं कुक स्ट्रेट. तो कुक स्ट्रेट किस देश में है? द आंसर इज ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड. यू कैन सी हियर साउथ पैसिफिक ओशियन. और थोड़ा अगर हम नीचे फोकस करें, राइट, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्राइस्ट चर्च. वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही फेमस है टूरिज्म के लिए. खास करके कहो ना प्यार है और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये दो मूवीज़ की वजह से न्यूजीलैंड जो है टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ. और मुझे याद है कि जब न्यूजीलैंड के उस समय के प्राइम मिनिस्टर जब भारत की यात्रा पर आए थे तो वो स्पेसिफिकली राकेश रोशन, जो ऋतिक रोशन के फादर हैं, उनको मिले थे क्योंकि उन्होंने ये कहो ना प्यार है फिल्म जो है ऋतिक रोशन की फर्स्ट फिल्म वो यहाँ पर शूट की थी. और उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म. क्राइस्ट चर्च में एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, तो ये एक दुखद घटना यहाँ पर हुई थी. और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाकी के जो बड़े बड़े शहर हैं न्यूजीलैंड के जो इतने ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं लेकिन एक ऊपर ऊपर से आप इस पर नज़र जो है वो घुमा सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ न्यूजीलैंड. आज हम न्यूजीलैंड के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी इवेंट हुई है न्यूजीलैंड के साथ जुड़ी हुई, भारत और न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स. तो क्वेश्चन ये है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सॉन्स विजिट टू इंडिया, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज. तो आपकी स्क्रीन पर हैं लुक्सॉन साहब, क्रिस्टोफर लुक्सॉन, और एज ए प्राइम मिनिस्टर ये उनकी पहली विजिट थी भारत में. 16 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 ही वॉज इन इंडिया, राइट. और ये जो विजिट है उसमें उन्होंने उनकी मुलाकात जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी हुई. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिस्टोफर लुक्सॉन साहब जो हैं वो इस मीटिंग में या फिर इस विजिट में वो एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए थे. जब भी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आते हैं दैट मीन्स कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें दोनों देशों के बीच में डिस्कस हो चुकी हैं. अब फेस टू फेस एक मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में जब हाई लेवल डेलीगेशन जैसे कि सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं, बिजनेस लीडर्स आते हैं, मीडिया पर्सोनल आते हैं, और यहाँ पर देखिए इंडियन डायस्पोरा यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं प्रवासी भारतीय या फिर ऐसे लोग जो हमारे देश के हैं लेकिन फिर वहाँ पर जाकर बस चुके हैं,
तो ऐसे इंडियन डायस्पोरा के भी कुछ मेंबर्स जो हैं वो लुक्सोन साहब के साथ भारत आए थे। दिस इंडिकेट्स के न्यूजीलैंड और भारत जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसको नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ऑलरेडी दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी वार्म है और काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारे उनके साथ। हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है, दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी और कॉमनवेल्थ जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप है कॉमनवेल्थ, तो उसका भी पार्ट है न्यूजीलैंड और भारत। तो ये कुछ हमारे साथ जुड़ी हुई शेयर्ड हिस्ट्री है न्यूजीलैंड की। हमारे देश के लगभग 2,40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड में रहते हैं। नाउ 2,40,000 इज़ ए बिग नंबर व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कंट्री लाइक न्यूजीलैंड। और ये जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं या फिर एनआरआईज जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, जो आज हो सकता है कि न्यूजीलैंड के सिटीजन्स हों, लेकिन ये जो ब्रिज है, लिविंग ब्रिज जिसको आप कह सकते हैं, और मैंने ये बात कई बार बताई है लेकिन इसकी एक रिपीट वैल्यू भी है कि अगर दो देशों के लोगों के बीच में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ये जब अच्छा होता है, जब दोनों देशों के लोग या फिर जो दो एथनिसिटी वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से तालमेल रखते हैं, तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती हैं। जो डिस्कशंस हुई हैं इस पर्टिकुलर विजिट में, तो इसमें डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर दोनों देशों ने डिस्कशन की है। इसी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट, एक एग्रीमेंट जो है ये भी साइन किया गया है और इसमें डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ इंडो पैसिफिक रिलेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, और हमने ये भी देखा कि न्यूजीलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन के साथ सटा हुआ एक लिटोरल स्टेट है, तो दोनों ने अपने शेयर्ड कमिटमेंट्स दिए हैं कि भाई जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये पीसफुल रहें, ये स्टेबल रहें, ये फ्री रहें। तो ये जो इंडो पैसिफिक है इसको नॉर्मलाइज रखने में दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। न्यूजीलैंड ने ये बताया है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये रूल बेस्ड होना चाहिए, यहाँ पर किसी एक देश की या फिर कुछ मल्टीपल प्लेयर्स की दादागिरी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चाइना। सो न्यूजीलैंड इज सपोर्टिंग रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक। याद रखिए न्यूजीलैंड जो है ये क्वाड का मेंबर नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का एक बहुत ही अच्छा और पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दिस क्वाड ग्रुप। यू नो क्वाड में हमारा देश भारत है, इंडिया, जापान एंड ऑफ कोर्स यूएसए। तो ये चार देशों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है जिसका नाम है क्वाड। न्यूजीलैंड जो है उसने जो सेपरेटिस्ट वाला इश्यू है जो हमने अभी कुछ दिनों पहले ही डिस्कशन की थी, यूएसए और इंडिया के बीच में डिस्कशन हुई, फिर यूके वाली चीज़ हमने बात की थी, कनाडा के बारे में बात की थी कि कैसे जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो किस प्रकार से अलग अलग डेमोक्रेटिक देशों में जो फ्रीडम्स मिलता है तो इनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये मुद्दा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ उठाया और न्यूजीलैंड ने ये रीअफर्म किया है, उन्होंने ये कमिटमेंट दिया है कि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो न्यूजीलैंड की सरकार जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। दोनों देशों ने, इनफैक्ट दोनों लीडर्स ने पर्टिकुलरली जितने अलग अलग प्रकार के टेररिज्म हैं इसकी निंदा की है, कंडेम किया है। जो क्राइस्ट चर्च में अटैक हुआ था, एक मॉस्क पर अटैक हुआ था, तो इसकी भी निंदा की है, और जो मुंबई में 26/11 अटैक हुआ तो इसकी भी निंदा की है। दैट मीन्स कि दोनों देश जो हैं वो टेररिज्म या फिर काउंटर टेररिज्म, टू बी प्रिसाइज, राइट, काउंटर टेररिज्म को हैंडल करने में, इसको समझने में, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, रेडिकलाइजेशन को कैसे रोका जा सकता है, ये सारे क्षेत्रों में भी दोनों देश जो है वो काम करेंगे। रही बात इकोनॉमिक टाइज की, तो इस विजिट से नए नए एवेन्यूज़ पर फोकस किया गया, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, और इसी के साथ न्यूजीलैंड जो है वो चाहता है कि भारत के साथ उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो FTA के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन जो है वो काफ़ी स्लो चल रही है दोनों देशों के बीच में। दूसरे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का एक कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलता है, राइट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में या फिर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, तो यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड जो है दे आर ऑन सेम पेज, ऐसा कोई टकराव नहीं है, राइट। दोनों का व्यू पॉइंट जो है ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर वो सेम ही है। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों पर भी डिस्कशन हुई है, और दोनों देश जो हैं
वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपहोल्ड कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें भी दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ये जो विजिट रही लुक्सोन साहब की, तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशंस या फिर मल्टी डायमेंशनल रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही देखा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आया था। तो ट्रेड, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टूरिज़्म, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बायलैटरल रिलेशनशिप के स्पेक्ट्रम का पार्ट हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि अलग अलग जो कलर्स हैं, कलर्स यू नो अंडरस्टैंड राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद द स्पेक्ट्रम के अलग अलग जो ब्रांचेस हैं। तो इसमें ट्रेड आ गया, टूरिज्म आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये सारी अलग अलग रेंज की चीज़ें जो हैं ये दोनों देशों के रिलेशनशिप का पार्ट हैं। So right, so that's basically everything as far as India and New Zealand is concerned. Now dear friends, let's move on to the next topic. अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कशन की थी पल्सेस पर, दालों पर बातचीत की थी ना, इंपोर्ट पर जो ड्यूटीज हटाई गई हैं तो इसकी इम्पैक्ट हमारे किसानों पर क्या होगी। रिमेंबर, आज का जो हमारा मुद्दा है, दिस वन इज अबाउट analyze the impact of tariff reductions on Washington apples for their implications for India's domestic apple growers. अब भारत सरकार जो है वो इस डिसीजन पर सोच रही है कि जो वॉशिंगटन यानी कि यूएसए से जो सेब आते हैं, एप्पल्स आते हैं, तो इन पर जो टैरिफ लगता है तो उसको रिड्यूस करने की बात है, और इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश के जो एप्पल ग्रोइंग फार्मर्स हैं उन पर हमें देखने को मिलेगी। अब अगर ये चीज़ होती है, अगर यूएसए के जो एप्पल्स हैं उन पर से ये टैरिफ को कम किया जाए तो हमारे यहाँ पर सेब की बाढ़ आ जाएगी। कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छा होगा कि कंज्यूमर्स को बहुत ही चीप प्राइस में एप्पल्स मिल जाएंगे। जनरली स्पीकिंग एप्पल्स जो हैं दे आर बिट एक्सपेंसिव राइट इन रेस्ट ऑफ आवर कंट्री। अगर हम हमारे नॉर्दर्न जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल और इनको इन क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर एप्पल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इज़न्ट इट। ट्रांसपोर्टेशन और ये सारा कॉस्ट लगता है, और इसके पीछे भी दूसरा भी एक रीज़न है, विल टॉक अबाउट दैट जब हम उस पॉइंट्स तक पहुंचेंगे। लेकिन कंज्यूमर के लिए अच्छा होगा कि बहुत ही चीप प्राइस में उनको अमेरिकन एप्पल्स मिलेंगे। अब 2023 में ऐसा हुआ था कि जब इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी तो उससे कम करके 50% जब की गई, 20% इसको रिड्यूस किया गया, तो यहाँ पर जो इंपोर्टेड एप्पल्स है फ्रॉम यूएसए, इसकी क्वांटिटी 20 टाइम्स बढ़ गई। 2018 में जब हमने ये टैरिफ जो है उनको ड्रॉप किया था, इट वाज ड्रॉप्ड शार्पली, तो हुआ ऐसा कि पहले एक 1.28 लाख मेट्रिक टन्स यहाँ पर आते थे। सॉरी 2018 में हमने हाइक किया था, बेग योर पार्डन, यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक हो गई। Right, let's go through that point again. When tariffs were hiked in 2018 में ऐसा हुआ था कि भारत सरकार ने एप्पल पर जो एक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको इंक्रीज कर दिया था। तो जब ये किया तो हुआ ऐसा कि पहले 1.28 लाख मेट्रिक टन्स एप्पल यहाँ पर आते थे, ये ड्रॉप होकर 4,486 मेट्रिक टन्स हो गया। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। सो अभी तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस एप्पल को लेकर, तो ऐसा है कि अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी 70 से 50 कर दी तो 20 टाइम्स ज़्यादा इंपोर्ट्स होने लगे। और जब 2018 में हमने ड्यूटी को हाइक किया था, टैरिफ्स को थोड़ा बढ़ाया था, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला था। अब भारत में अगर एप्पल्स को फ्रीली इंपोर्ट किया जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो प्रीमियम इंडियन वेराइटीज़ हैं उनसे भी कम प्राइस में आपको यूएसए के एप्पल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लगभग 7 लाख जितने जो फैमिलीज, राइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल फार्मर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 7 लाख फार्मिंग फैमिलीज, रफली स्पीकिंग 30 लाख जितने लोग जो हैं उनके लाइवलीहुड पर डायरेक्टली एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। अब यूएसए और इंडिया के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो यूएसए इज़ नॉट हैप्पी विथ टैरिफ्स दैट वी अप्लाई ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। यूएसए बार बार ये चीज़ कह रहा है कि भाई आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें आप बैरियर्स जो हैं वो कम कीजिए, और ये चीज़ जो है ये वन साइडेड नहीं हो सकती। ट्रेड कैन नॉट बी वन साइडेड। अगर हम चीज़ें कम कर रहे हैं तो फिर हमारी जो प्रोड्यूस है और हमारे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनको भी यूएसए की मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए। आज हमारे देश की सिचुएशन ऐसी है कि ईरान से जो एप्पल आता है वो भी काफ़ी चीप प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है,
और हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट ज़्यादा है एप्पल की, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर हमारे जो एप्पल्स हैं ये बहुत ही रगेड टेरेन में आपको देखने को मिलते हैं, पहाड़ी एरिया में। तो वहाँ पर मैकेनाइजेशन करना जो है इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, वेरी वेरी कॉस्टली है ये, बिकॉज एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव ये चीज़ रहती है और ट्रांसपोर्टेशन और इन सारी चीज़ों का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई एप्पल्स आर एक्सपेंसिव, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, राइट। अब यूएसए में क्या है, यूएसए में मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है और लार्ज स्केल सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी वजह से हमारे जो इंडियन ग्रोवर्स हैं उनके लिए ये एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो अगर हम अनरेगुलेटेड इंपोर्ट्स यहाँ पर आएगा तो हमारी एप्पल इंडस्ट्री जो है वो क्रिपल हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो वी नीड टू टेक सम प्रोएक्टिव मेजर्स। और यूएसए जैसा देश हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो वी नीड टू रेजिस्ट दिस प्रेशर, वी नीड टू नेगोशिएट स्मार्टली विथ यूएसए, ताकि हम हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ और इसी के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा एक्सपांड कर पाएँ। राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज़। खास करके जो नए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो ये सीरीज़ जो है इट विल हेल्प यू विथ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप देखिएगा नोटिफिकेशन में भी ये एनालिटिकल स्किल की बात की जाती है। एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये और ज़्यादा गहरी होती है। राइट, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर एंड दैट इज़ कि ये जो सीरीज़ है इसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप एवरी सिंगल डे, इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस सीरीज़, तो हिट द लाइक बटन, ड्रॉप ए कमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ओके और ये सीरीज़ जो है इसको खास करके आपकी जो रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया गया है और ये जो प्रपोजल है कॉमन पूल वाला, तो इट कैन बिकम ए बिग हिट और इसमें हमारा देश भारत जो है वो एक ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। क्या है ये, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ आरबीआईज प्रपोज्ड, ये प्रपोजल आरबीआई के गवर्नर ने दिया है। आरबीआईज प्रपोज्ड कॉमन पूल मॉडल इन एड्रेसिंग इंडियाज $1 ट्रिलियन ग्रीन इन्वेस्टमेंट नीड्स बाय 2030। भारत को जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना है, जो हमें ट्रांजिशन करना है फॉसिल में से नॉन रिन्यूएबल में से रिन्यूएबल की तरफ, तो 2030 तक ही हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए वी नीड $1 ट्रिलियन। तो ये कहाँ से आएंगे ये पैसे? तो इसका एक रास्ता जो है वो प्रपोज किया है आरबीआई के गवर्नर साहब ने। इंडिया की जो जर्नी है लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ, ऐसा नहीं है कि करेंगे तो चलेगा, नहीं, इट इज़ अर्जेंट एज वेल एज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। और ये जो ट्रांजिशन चल रहा है तो इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर जो है इस पर भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इन जो क्लाइमेट चेंज है और इसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रही हैं, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो वी नीड टू अरेस्ट दिस क्लाइमेट चेंज, इसको जितना हो सके उतनी ब्रेक लगानी है इस पर। अब प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ पर कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो ये बैंकेबल प्रोजेक्ट्स नहीं माने जाते हैं और जो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। बैंकेबल प्रोजेक्ट्स यानी कि आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, राइट, इससे आप फिर इसका अनुमान लगाइएगा कि अगर आपके पास 100 बीघा ज़मीन है और आप सोच रहे हैं कि भाई खेती बाड़ी में उतने पैसे नहीं है तो यहाँ पर सोलर पार्क बनाया जाए, तो उसके लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, लेकिन आपके पास वो सारा डेटा नहीं रहेगा कि बैंक जो है, बैंक देखिए आपका चेहरा देखकर आपको पैसा नहीं देती, बैंक आपके फाइनेंशियल कागज़ों को देखकर आपको पैसा देती है, कैपिटल जो भी आपको चाहिए या फिर लोन चाहिए। तो क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्टेडी फाइनेंस नहीं मिलता है और स्टेडी फाइनेंस नहीं मिलता है तो ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, जो वायबल बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप उतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसके रिस्क क्या है, फ़ायदे क्या है, ये सारी चीज़ें ऊपर से चीज़ें पता हैं, लेकिन जो डिटेल में चाहिए कि भाई इतने साल में ये होगा, सेकंड ईयर में ये होगा, थर्ड ईयर में ये होगा, व्हाटएवर, तो ये सारी चीज़ें जब एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होता है तो बैंक अच्छा डिसीजन ले पाता है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा साहब ने दिया है कि एक कॉमन पूल ऑफ वेटेड प्रोजेक्ट्स
कॉमन पूल ऑफ वेटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि वेटेड प्रोजेक्ट्स यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे ग्रीन एनर्जी के हैं तो उनको वेट किया, वेट यानी कि पूरा उसका थरो एनालिसिस हो, उसके स्टैंडर्ड्स हम सेट करें, राइट। तो ऐसा एक कॉमन पूल बनाया जाए। अब इंडियन बैंक्स और एनबीएफसीज जो हैं ये ऐसे लार्ज स्केल ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स को पैसे देने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाती हैं। और इनका प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी से उनको प्रॉब्लम है, यानी कि उनको ग्रीन प्रोजेक्ट्स पसंद नहीं है। द प्रॉब्लम इस, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लिए ये कॉमर्शियली वायबल नहीं रहते हैं। अब क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो इनमें अनफेमिलियर रिस्क्स भी रहते हैं और थोड़ी अनसर्टेनिटी भी रहती है रिटर्न्स को लेकर। और ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग है, यानी कि जो बैंक्स हैं, जो फॉर्मल फाइनेंसिंग है, वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में उतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करती है या फिर आपको इजीली इन सारी चीज़ों पर लोन नहीं मिलती है। और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं तो उनके पास तो कोई ऐसे डिलीजेंस के स्टैंडर्ड्स नहीं है और वो मीट भी नहीं कर पाते। ये सारे इश्यूज़ की वजह से ये क्रिटिकल एरियाज़ में कैपिटल का फ्लो जो है वो हैम्पर होता है। तो अब ये जो कॉमन पूल मॉडल है वो ये सारे चैलेंजेस को डायरेक्टली एड्रेस करने की क्षमता रखता है। क्या होगा इसमें कि जो एक्सपर्टीज़ हैं और एक्सपीरियंस हैं, जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, लेट्स से कि एसबीआई है, तो एसबीआई ने किसी एक प्रोजेक्ट जो है तो उसमें लोन दी है या फिर लोन देने के बारे में सोच रही है, तो सारी चीज़ें, सारा कैलकुलेशंस जो है वो एसबीआई की एक एक्सपर्ट टीम करेगी। अब वो जो कैलकुलेशंस आएंगे तो फिर ये बड़े प्रोजेक्ट में इतना है तो छोटे में कितना होगा, अगर इससे भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट की करें तो क्या क्या हो सकता है। तो ये सारा डेटा जो है, ये सारी स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट की जाएगी और ये पूरी वेटिंग प्रोसेस जो है उसको, उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा। तो ये डेटा जो है ये छोटी बैंक्स को भी अवेलेबल होगा और जब ऐसी चीज़ें अवेलेबल होगी तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, तो जो इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस भी क्लाइमेट सेक्टर में इंक्रीज होगा, राइट। तो ये मॉडल जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मुझे नज़र आता है और इसमें छोटे बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स हैं तो कितने वायबल हैं, इनमें क्या क्या रिस्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल, सारी इंसाइट्स जो हैं वो छोटी बड़ी सारी बैंक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेगी। तो सारी बैंक्स जो हैं, लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा है, देन यू हैव आईसीआईसीआई एंड एक्सेट्रा, ये सारी बैंक्स जो हैं वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं या फिर फाइनेंस दे रही है, तो ये अपनी अपनी नॉलेज एक्सपर्टीज़ जो है वो कॉमनली एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो कलेक्टिव नॉलेज है इसकी वजह से यहाँ पर फाइनेंस का जो फ्लो है वो अच्छा होगा और जितना अच्छा होगा तो उतना ही अच्छे ये प्रोजेक्ट्स चलेंगे, उतनी ही स्पीड में ये प्रोजेक्ट्स चलेंगे और जितने स्पीड में ये प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो भारत जो एक ग्रीन टारगेट अचीव करना चाहता है ये टारगेट इजीली अचीव कर पाएगा। फिर इसकी जो एक दूसरी जो इसके एडेड बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और इट विल प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। इसी के साथ साथ ग्रीन जॉब्स जनरेट होगी, जो रेजिलियंस को लेकर, जो लो कार्बन एमिशन को लेकर जो काम किया जाता है तो उसमें भी काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है इट कैन लीड बाय एन एग्जांपल। दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी हमारा देश जो है वो एक एग्जांपल बन सकता है। और याद रखिए, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन डू और शुड डू, दिस इज़ समथिंग दैट वी मस्ट डू। ये करना ही करना है, इसका कोई ऐसा मीन्स ऑप्शन ही नहीं है। वी नीड टू create more green projects, as much as green projects as we can, right? Sustainability ही इस पृथ्वी को बचा पाएगी, right? Moving on, right? Yes, here we go. Number 4, एक ऐसा विषय जिसको जनरली हमारे देश में तो, पर्टिकुलरली हमारे देश में तो हम इसको इग्नोर ही करते आए हैं। Analyze the impact of noise pollution on human health and environment and suggest measures to mitigate it. नॉइज़ पॉल्यूशन कौन करते हैं? इंसान ही करते हैं। जब हम बर्ड्स को सुनते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को सुनते हैं, अगर जो एक हवा की लहर चल रही है और इसकी वजह से पत्ते हिल रहे हैं तो उसका जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे कानों को पसंद आता है। अगर आप जो कहते हैं ना कि सीसोर पर बैठे हैं, कहीं बीच पर बैठे हैं और वहाँ पर जो ये जो वेव्स हैं उसकी आवाज़ सुनते हैं तो बहुत ही सूदिंग फील होता है। लेकिन जैसे ही हम हमारे शहरों में आते हैं तो
ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्न्स, राइट। ये जो हॉर्न बजाने की हमारी बुरी आदत है वो तो बाप रे, इतनी ज़्यादा बुरी आदत है कि अगर हम किसी दूसरे देश में कुछ दिनों के लिए जाए तो वी फील कि हम कहीं मेडिटेशन सेंटर में आ गए, इतना क्वाइट फील होता है। एक नोबेल लॉरेट थे, रॉबर्ट कोच, आई थिंक ही वॉज जर्मन फिजिसिस्ट, ना सॉरी ही वॉज नॉट फिजिसिस्ट, मेडिकल साइंस के साथ जुड़े हुए थे। और रॉबर्ट कोच जो हैं उन्होंने 1910 में ये वार्निंग दी थी कि एक वक्त आएगा जब नॉइज़ वुड बिकम ए मेजर थ्रेट। उन्होंने ये कहा था कि आज जैसे यानी कि 1910 में जैसे कोलेरा और पेस्ट जैसे डिजीज़ के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वैसे ही एक वक्त आएगा जब हमें नॉइज़ के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। ये भी इतना बड़ा डिजीज़ हो जाएगा। साउंड और नॉइज़ में जो डिफरेंस है वो यही है कि एक ऐसा साउंड जो अनवांटेड है, अनप्लेजेंट है, जैसे कि बड़े बड़े हॉर्न्स, राइट, तो ये नॉइज़ की कैटेगरी में आता है। साउंड इज़ लाइक अगर कोई अच्छा म्यूज़िक सुन रहा है, आपके कानों को पसंद आ रहा है, तो दैट इज़ साउंड। बट मैं बहुत ही नॉन टेक्निकल डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ, लेकिन यही म्यूज़िक जो है वो बहुत लाउड हो जाए और आपको कानों में चुभने लगे तो दैट इज़ ए नॉइज़, इज़न्ट इट? एंड दिस हार्म्स ऑफ कोर्स ह्यूमन हेल्थ, हमारी हेल्थ पर इसकी इम्पैक्ट होती ही है, भले ही हम इसको लेकर अवेयर हो ना हो, लेकिन इसकी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। अब गाय, बकरी हैं, डॉग्स हैं, बिल्लियां हैं, राइट, जो हमें जनरली हमारे शहरों में देखने को मिलते हैं, दे कैन हियर बेटर देन अस। जस्ट इमेजिन के फायर क्रैकर्स जब हम कोई बड़े धमाके करते हैं या फिर ये जो हॉर्न्स हैं, तो उनके कानों में ये कितना हैमरिंग करते होंगे। मरीन लाइफ मीन्स यहाँ पर मरीन लाइफ की बात करूँ मैं, तो जो बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं तो इनका जो रडर है, इनकी जो इंजन की आवाज़ है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी मरीन लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। लेकिन अवेयरनेस नहीं है तो हम इसको इग्नोर करते आए हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज थर्ड मोस्ट हजार्डियस एनवायरमेंटल थ्रेट, ये WHO कहता है। नंबर 1 पर आता है एयर पोल्यूशन, उसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन और नंबर 3 पर आता है नॉइज़ पोल्यूशन। लाउड स्पीकर्स, ट्रांसपोर्टेशन, फायर क्रैकर्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जनरेटर सेट्स, म्यूजिक सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक पूरा एजेंडा ड्रिवन पब्लिसिटी चल रही है। यहाँ पर किसी एक धर्म की या उसकी बात नहीं हो रही है। आप पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल इवेंट्स में देखिए, जो हमारे यहाँ पर नॉर्म्स सेट किए गए हैं, सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ने कुछ नॉइज़ लिमिट्स और कुछ ऐसे जोन्स भी बनाए हैं, इसका क्लियर वायोलेशन होता है। रेसिडेंशियल, साइलेंट, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल जोन्स, ऐसे जोन्स हैं। डे टाइम और नाइट टाइम की लिमिट्स है, जैसे कि लाउड स्पीकर्स जो है वो रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आप नहीं बजा सकते, लेकिन हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज पोल्यूशन को लेकर ही, जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों को, सॉइल पोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों को लेकर भी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस तो चलो पता रहता है लोगों को, लेकिन लोगों की हैबिट का पार्ट नहीं रहता है। हमें पता है कि पानी में कचरा फेंकना जो है दैट इज़ अ बैड थिंग, लेकिन लोगों की एक लंबे समय से आदत रही है कि ये चीज़ करते आए हैं। तो अवेयरनेस शायद थोड़ी बहुत है, नहीं है, दैट्स अ डिबेटेबल थिंग, लेकिन हैबिट्स जो है वो तो हमारी अच्छी नहीं है। दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से विद कॉन्फिडेंस। तो नॉइज़ पोल्यूशन डिस्टर्ब्स स्टडीज़, वर्क, पीस, और इसके साथ साथ जो एक फंडामेंटल राइट है, एक पीसफुल जीवन जीने का जो राइट है, उसको भी ये इन्फ्रिंज करता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मेथड्स, नॉइज़ बैरियर्स, अर्बन प्लानिंग, ये सारी कुछ चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो इट कैन हेल्प अस। और जो स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस बनाए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए, तभी ये चीज़ में हम कंट्रोल ला सकते हैं। वायोलेटर्स जो हैं वो खुलेआम वायोलेट करते हैं, और सोसाइटी का भी एक पैसिव एक एटीट्यूड रहा है कि हम इन सारी चीज़ों को एक एक्सेप्ट ही कर लिया है कि ये तो होगा ही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रिलीजियन के लिए लाउड स्पीकर्स जो हैं वो एसेंशियल नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ जुड़ी हुई बात हो, राइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अजान की बात यहाँ पर नहीं है, अजान के साथ साथ दूसरे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर्स होते हैं, तो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी, राइट। ये एसेंशियल बिल्कुल नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज स्टेटेड कि लाउड स्पीकर्स जो हैं कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट व्हेन इट कॉजेज न्यूसेंस। तो वी नीड टू चेंज आवर एंट्रेंच्ड बिलीव्स। ये चीज़ को चेंज करना सबसे डिफ़िकल्ट है, और हमारे देश में सिचुएशन ये है, शहरों में सिचुएशन ये है कि वायोलेटर्स जो हैं
दे हैव लिटिल फियर। कुछ इस पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कोई ऐसी एक्शन ही नहीं ली जा रही। आप कहीं पर जाएंगे और कहेंगे कि भाई पड़ोस में बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाया तो आप केस फाइल कीजिए, तो केस फाइल नहीं होगा, उनको आकर बता देंगे कि भाई ये बंद कर दीजिए। लेकिन वायोलेशन हो गया, लेकिन उसका कुछ है नहीं ऐसा, इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जैसे रॉबर्ट कोच साहब ने 1910 में बताया है कि एक वक्त आएगा जब हमें एक कोलेरा और पेस्ट की तरह इस पर लड़ना पड़ेगा, इसके खिलाफ एक लड़ाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारे देश में तो आने वाले समय में लोग डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से तंग आएंगे, और आज शायद इसी वजह से लोग जो हैं वो फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स और इन सारी चीज़ों में जाना पसंद करते हैं, थोड़े दिन क्वाइट फील करते हैं व्हेन दे लीव अवर बिग chaosed cities, isn't it? Moving on to the fifth topic of the day, right? This one is about global governance framework. बहुत ही important topic है। आपको ऐसा प्रश्न पूछा ही जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो क्या ऐसे सॉल्यूशंस, कौन सी ऐसी चीज़ हैं? तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। डिस्कस द नीड फॉर ए ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर AI akin टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर को लेकर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो, और इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज IPCC, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो AI को रेगुलेट किया जा सकता है। AI काफ़ी स्पीड से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, पूरी सोसाइटी जो है उसके स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वर्क, लर्निंग, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है इसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली, नेगेटिवली प्रभावित कर रहा है। और जो जेफरी हिंटन साहब हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने ये वार्निंग दी है, वॉर्न्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स ऑफ रैपिडली एडवांसिंग AI। बेसिकली उन्होंने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर हमने कंट्रोल में नहीं रखा, अगर अनरेगुलेटेड ये चीज़ रही, राइट, तो वी नीड टू सेलिब्रेट द टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल जो है वो तो सेलिब्रेट करना है, जेफरी साहब कहते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप AI को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो इसके जो डेंजर्स हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो वी नीड ए ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो इट शुड रिजेंबल या तो NPT या तो IPCC। अब ये दो चीज़ों का भी बेसिक हम समझ लेते हैं, राइट। देखिए, कुछ देशों के पास AI के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें होगी तो ये इसके बेनिफिट्स भी कुछ ही देशों को मिलेंगे, राइट। हिस्टोरिकल ऐसे एग्जांपल्स हमें देखने को मिले हैं कि जब रिसोर्सेज जो है वो कुछ देशों के पास ही होते हैं तो वो पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन दुनिया के लिए ये चीज़ बुरी है। और जब टॉप प्लेयर्स के पास सारी चीज़ें होती हैं तो जो लोकल लेवल या फिर ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं वो कुछ इसमें नया नहीं कर पाते हैं। उनको तो बस वही चीज़ें फॉलो ही करनी पड़ती है, या फिर उनको तो हमेशा एक नए मॉडर्न वर्ल्ड के वो स्लेव्स बन जाते हैं। सो कम्युनिटीज़ जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगी एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स पर। अब जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये क्या करती है? जब पता चला ये खास करके कोल्ड वॉर के समय में, और जब जापान पर ये जब हमला बोल दिया USA ने, हिरोशिमा नागासाकी वाला, तो उसके बाद कोल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई, विश्व युद्ध 2 खत्म हुए और USA और USSR एक दूसरे के बहुत आमने सामने थे, एक कट थ्रोट कंपटीशन चल रही थी। तब दुनिया को पता चला कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। कोई 2 देश झगड़ा करेंगे और पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके ट्रीटीज़ पर जोर दिया गया और फिर NPT का जन्म हुआ। AI also carries existential risks requiring global oversight। जैसे एक समय पर न्यूक्लियर वेपन्स आज भी हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को जैसे कंट्रोल किया गया बाय यूजिंग ट्रीटीज़, वैसे ही AI को अभी से ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अनरिस्ट्रेन्ड कंपटीशन रिस्क्स डीस्टेबिलाइजिंग डिप्लॉयमेंट्स। और यहाँ पर एक एग्जांपल है कि कुछ ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल, वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा कॉशियस रेगुलेशन किया जाए, कुछ चाहेंगे कि नहीं एग्रेसिव कंपटीशन हो। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा जो पेरिस में AI एक्शन समिट हुई थी, तो उसमें भारत, चाइना और दूसरे देशों ने ये कहा कि कॉशियस रेगुलेशन हो, इनोवेशन हो, लेकिन इसको रेगुलेट करना। और USA, UK जैसे देशों ने क्या कहा, भाई रेगुलेशन छोड़ दो, इनोवेशन पर फोकस करना है। तो ये हॉक्स और डोव्स जो हैं, तो इसमें जो एग्रेसिव कंपटीशन की जो बात करें USA, UK जैसे देश, तो ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में फ्यूचर में
रख लेंगे। अगर ऐसा चलता रहा, अगर ऐसे ही विचारधारा, तो वी नीड मोर डर्व्स, राइट, एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ हॉक्स एज फार एज एआई इज कंसर्न्ड। अब क्लाइमेट गवर्नेंस मॉडल जो है वो कैसे काम कर सकते, देखिए आईपीसीसी जो है, इट प्रोवाइड्स ए मॉडल फॉर इंक्लूसिव साइंस ड्रिवन ग्लोबल गवर्नेंस। तो वी नीड समथिंग लाइक दैट, आईपीसीसी फॉर एआई, एक ऐसी सिमिलर बॉडी होनी चाहिए। आईपीसीसी क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर सारा डेटा, फिर जो रिसर्च है, जो रिस्क हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में दुनिया के सामने रखता है। और जब ये चीज़ प्रोवाइड की गई तो लोगों की समझ बढ़ी, देशों की और सरकारों की समझ बढ़ी, और इस पर फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, फिर पेरिस क्लाइमेट एक्शन और ये सारी चीज़ें हुई। तो डेवलपिंग नेशंस और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लाना चाहिए। एआई को कैसे रेगुलेट करना है, क्या होगा इसका भविष्य, ये सारी चीज़ें। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि जो एफ्लुएंट या फिर पैसे वाले देश और सोसाइटीज़ जो हैं वही सारी चीज़ों को हैंडल करें, नहीं। वेल्थियर नेशंस वैसे बहुत सारे क्षेत्रों में डोमिनेट करते हैं, बट वी नीड टू ब्रिंग ऑन पुअर नेशंस एज वेल, उनको भी जीने का अधिकार है, इज़न्ट इट। तो ऑटोमेशन होगा इंडस्ट्रीज़ का, तो जॉब्स किसकी जाएगी, डेवलपिंग देशों की जॉब्स जो है वो जाएगी, राइट। और फिर कुछ क्षेत्रों के पास ही सारे रिसोर्सेज रहेंगे। तो जैसे आईपीसीसी ने किया है क्लाइमेट चेंज के साथ, वैसा ही एक रोबस्ट एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जा सकता है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगता है दैट इज़ एनपीटी और आईपीसीसी, दोनों के जो बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स को लाकर कोई कंबाइन एलिमेंट्स वाला एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया जाए, और कोऑपरेशन से सारी चीज़ें हों, कंसेंसस से सारी चीज़ें हों, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम ले पाए। साइंस में तरक्की इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर इसको कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ें हैं, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो खतरे में आ सकती है, ऐसा नहीं। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, add a comment, at least you can add जय हिंद in the comment section। इसके साथ यू कैन ऑल्सो ऐड कि आज के डिस्कशन में सबसे फेवरेट चीज़ या फिर चीज़ें आपके लिए कौन सी थी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें करने के बाद, ये 2 स्टेप्स लाइक और कमेंट के बाद आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट विल हेल्प विथ द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।